हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारे सेम 1 एग्जाम तक तो चलेंगे बहुत स्लो ताकि प्रेशर ना आए। रैपिड शुरुआत वैसे भी इतनी स्पीड से मैं वैसे ही नहीं पढ़ा सकता, और ये चैप्टर है भी नहीं ऐसा कि बहुत स्पीड से पढ़ाया जाए, तो आराम से करो ताकि तुम्हारे जो फर्स्ट सेम के एग्जाम है वो बढ़िया जाए पहले तो, ये ना उसी में काम खराब कर लो। थर्मोडायनेमिक्स, थर्म वर्ड कहाँ सुना है पहले? थर्मोमीटर में सुना है, घर में, ठीक है। वो बेसिकली उससे समझ में आता है जब बॉडी गर्म हो रही होती है तो हम उसको मेजरमेंट कर लेते हैं। हाँ, हीट से रिलेटेड है, कहीं पे कहीं ना कहीं हीट का डेरिवेटिव है, मतलब हीट से रिलेटेड है। दो वर्ड होते हैं फिजिक्स में, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक्स, मोशन। और स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, डायनेमिक्स का मतलब है मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें क्या पढ़ना है? बेसिकली हीट का मोशन पढ़ना है, मतलब हीट किस टाइप से चलती है, हीट कैसे किसी बॉडी से दूसरी बॉडी तक जा सकती है, कन्वेक्शन से जाती है, कंडक्शन से जाती है, ठीक है। तो इस सब में हम क्या देखेंगे? हीट एक्सचेंज। तो वी विल स्टडी हीट एक्सचेंजेस। मतलब मोटी मोटी बात यह है, उसमें ऑब्वियस ही बात है, एक लाइन लिख के थर्मोडायनेमिक्स खत्म नहीं की जा सकती कि हीट एक्सचेंज पढ़ेंगे, बड़ी सारी चीजें होंगी। जैसे एक सिलेंडर पड़ा हुआ है गैस का, तुमने उसके नीचे जला दी आग, तो जो गैस है वो एक्सपेंड करेगी या कंट्रैक्ट कर जाएगी? एक्सपेंड करेगी, ये सबको पता है। शैंपेन है, शैंपेन को गर्म नहीं करना मैं नीचे से, उसको शेक करी जा रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज होगा, उसका कॉर्क उड़ जाएगा आगे से, है ना। तो वो भी किस प्रोसेस में है? थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे। ऐसी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, मतलब रिलेटेबल होंगी, ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि इसको कहाँ लगाएंगे। तो हाँ ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे हीट का एक्सचेंज, कैसे हीट एक्सचेंज होती है दो बॉडीज या तीन बॉडीज के बीच में। लिखो, अब इसमें कॉमन टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं। लिखो टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे। पहला है सिस्टम। सिस्टम ये बार बार यूज होते रहेंगे टर्म्स, सिस्टम, सराउंडिंग। हाँ, तो सिस्टम पढ़ते हैं पहले। सिस्टम क्या है? वो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। जिसपे मैं थर्मोडायनेमिक स्टडी करने वाला हूं वो क्या है? मेरा सिस्टम। उसको छोड़ के जो सब बचा हुआ है वो क्या है? सराउंडिंग। तो जो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी है दैट इज सिस्टम, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है यूनिवर्स का वो क्या है? सराउंडिंग। तो लिखो, इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स in which observations are carried out. तो ये नोट्स के लिए थोड़ा एक्सटेंड करके लिखवा दिया। एमएससी में हम सिंपल लिखते हैं कि पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी, जिसको स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम, जो बाकी है वो सराउंडिंग। सेकंड लिखो सराउंडिंग्स। it refers to the part of universe other than the system, सिस्टम छोड़ के जो भी है सब सराउंडिंग है। थर्ड यही लिख देता हूं, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। हाँ,
सिस्टम प्लस सराउंडिंग को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा? यूनिवर्स। तो ये है मेरा यूनिवर्स। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम को। ये लिख लिया? लिखो सिस्टम। सिस्टम कितने टाइप का है ऐसे ही लिख लो। टाइप्स ऑफ सिस्टम जो हमें पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। दो टाइप का नहीं है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला स्टडी करते हैं ओपन सिस्टम। लिखो ओपन। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसमें से एनर्जी भी ट्रांसफर हो सके और मैटर भी ट्रांसफर हो सके। ये दो चीजें रहेंगी बार बार, एनर्जी और मैटर, या कहीं कहीं बुक्स में लिखा होगा मास। वो सिस्टम जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकती है और मास भी ट्रांसफर हो सकता है। कैसे बात करूं? अगर मैंने मान लो एक वेसल लिया, किचन में गया मैं, उसमें मैंने डाल दिया दूध, चाय बना रहे हैं, ठीक है, चाय रख दी बर्नर पे, अब बर्नर चल रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, चाय गर्म होगी ना। और अगर गर्म करता रहूंगा तो चाय क्या है, उबल के बाहर भी गिर जाएगी। इसका मतलब जो तुम्हारा मैटर है वो एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ? हो गया, बाहर आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये कैसा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। लिखो द सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स। द सिस्टम इन विच energy and matter both can be exchanged with surroundings। जिसमें मैटर भी एक्सचेंज हो जाए और एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाए। एग्जाम्पल लिखो, ओपन वेसल हैविंग वाटर। एग्जाम्पल ओपन वेसल हैविंग वाटर लिख लो, टी कॉफी कुछ भी लिख लो, टी एटसेट्रा कुछ भी। ह्यूमन बॉडी कैसी है? ओपन है या क्लोज है? क्लोज है। ओपन है। हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है हमारे अंदर ही रह जाती है, हम उसको एक्सहेल कर सकते हैं ना। तो एग्जांपल में और कौन है? ह्यूमन बॉडी भी लिख सकते हो, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी भी कैसा है? ओपन का ही एग्जांपल है। हीट एक्सचेंज कर सकते हैं हम? कर सकते हैं। अगला लिखो क्लोज सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, इसमें लिखो द सिस्टम इन विच, क्लोज में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, मास का नहीं होगा, मैटर का नहीं होगा। तो लिखो द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग, कैन बी एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग्स, जिसमें सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज कर सके। एग्जाम्पल, कनिका इसका कोई एग्जाम्पल बताना क्लोज सिस्टम का। पानी लेके आया घर से, ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के, चला गया 2-3 कोचिंग क्लासेस में, पानी ठंडा ही रहेगा? अगर सिंपल बोतल है, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, हीट एक्सचेंज हो जाएगी, पानी गिर भी जाएगा क्या बाहर? ऐसा तो नहीं है। तो क्लोज्ड वेसल जो है वो किसका एग्जांपल है? क्लोज सिस्टम का। तो ऐसे लिख लो एग्जांपल, वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल, जिसमें
हीट एक्सचेंज होती रही लेकिन पानी ना गिरे। जैसे बॉटल लेके आया मैं, बॉटल में से पानी नहीं गिरा। अगला है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड में क्या है, ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो और ना ही क्या ट्रांसफर हो, मास। ना मास ट्रांसफर हो रहा है ना एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो लिखो द सिस्टम इन विच नीदर मैटर नॉर एनर्जी can be exchanged with surrounding, can be exchanged with surroundings. तो जिसमें ना तो मैटर का एक्सचेंज कर पाऊं ना ही एनर्जी का एक्सचेंज कर पाऊं। एग्जांपल वही जो ये बॉटल की बात कर रहा था अभी, 24 आवर वाली, थर्मोस वाली। थर्मस वाली बॉटल होती है ना, उसमें क्या होता है, गर्म चाय गर्म रहेगी और ठंडा पानी ठंडा रहेगा, गर्म पानी गर्म रहेगा। तो एग्जांपल क्या है, थर्मोस फ्लास्क और बोतल लिख लो, और बोतल। यूनिवर्स खुद भी क्या है, आइसोलेटेड है। मैं कह देता हूं कि यूनिवर्स में से कोई चीज उठ के बाहर चली जाएगी, रहेगी तो यूनिवर्स में ही, और एनर्जी भी किस में रहेगी, यूनिवर्स के अंदर ही रहेगी। हो गया। चलो अगली टर्म लिखो, बाउंड्री। बाउंड्री, बाउंड्री वो लाइन है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग करती है, सेपरेट करती है। ठीक है। अब वो बाउंड्री जो है वो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। उसको भी देखते हैं। पहले लिखो बाउंड्री का मतलब क्या है। द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। तो इसी को क्या बोलते हैं, बाउंड्री। लिखो इट कैन बी रियल, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। या तो ये रियल हो सकती है या फिर इमेजिनरी हो सकती है। कैसे, जैसे मेरे पास कोई भी बर्तन पड़ा है, इसमें है पानी, वाटर पड़ा हुआ है। अभी मान लो अगर मैं वाटर को स्टडी कर रहा हूं, थर्मोडायनेमिक स्टडी मेरी वाटर के ऊपर है, तो वाटर क्या है, मेरा सिस्टम है, बाकी सब क्या है, सराउंडिंग है। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग कर रहा है वो क्या है, बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, जो बर्तन है, ये कैसी बाउंड्री है, रियल, रियल बाउंड्री है ये। और पानी के ऊपर क्या है, सीधी हवा है। ये जो बाउंड्री है, पानी का सरफेस, ये कैसा है, इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है और नॉन रिजिड भी हो सकती है। कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड, कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड, और नॉन रिजिड। ये बहुत काम में आएगी तुम्हें इमेजिनेशन के, जब तुम आइसोकोरिक और जैसे प्रोसेस पढ़ोगे। बाउंड्री रिजिड का क्या मतलब है, इसके लिए भी एक चीज बनाता हूं। ये लिया एक बर्तन, इसके ऊपर लगा दिया एक पिस्टन। क्या क्या कह रहा है, इसके अंदर भर दी मैंने गैस,
गैस के ऊपर क्या लगा दिया? पिस्टन। बताइए क्या बोल रहा है? तेरी तो तू डिकोड कर देगा ना इसको। चलो अब मैंने लगा दिया पिस्टन। पिस्टन, पहले तो ये बताओ पिस्टन कैसी बाउंड्री है, रियल है या इमेजिनरी है? बहुत बढ़िया, शाबाश, ये रियल ही है। एक फिजिकल सेपरेशन है गैस और सराउंडिंग के बीच में, तो पिस्टन कैसी है? रियल बाउंड्री। अब पिस्टन एक होता है मूवेबल पिस्टन और एक होता है इमूवेबल पिस्टन। अगर मैंने फिक्स ही कर दिया पिस्टन, हिल ही नहीं सकता, तो इसको कैसा मानूंगा? रिजिड या नॉन रिजिड? हिल नहीं सकता। अगर हिल ही नहीं सकता तो रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है? जो टिका हुआ है बस अपनी उस पे बात पे। अगर रिजिड होगी कोई चीज तो उसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है। अगर मान लो ये रिजिड है, मैंने नीचे से क्या करा, मैंने बर्नर लगा दिया इसके, गैस क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी, गैस ऊपर जाना चाहेगी। लेकिन ये पिस्टन इमूवेबल है। अगर इमूवेबल है तो उठेगा नहीं, उठेगा नहीं तो ये कैसा है? रिजिड है। इसका मतलब वॉल्यूम, मान लो पहले यहाँ पे गैस ऑक्यूपाई कर रही थी 2 लीटर और ये हिल नहीं सकता पिस्टन, तो बाद में भी कितना ऑक्यूपाई करेगी? 2 लीटर। तो इसमें डेल्टा वी क्या होगा? डेल्टा कैसे निकालते हो? चेंज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो सर जब आपने रिजिड बोला था तो फाइनल वॉल्यूम भी वही था, इनिशियल वॉल्यूम भी वही था, हिला था नहीं पिस्टन, तो कितना आ जाएगा? 0। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। इसको और भी एक तरीके से लिखते हैं, वी कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ये सब काम आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट। जैसे कुकर है, कुकर में मैं कुछ गर्म कर रहा हूं, जब तक सीटी नहीं बजी तब तक वो कैसा काम करेगा? रिजिड का। और जैसी सीटी बज जाएगी वो सीटी ऊपर उठेगी, फिर वहां से गैस जो है वो बाहर निकलने लग जाएगी, तब कैसा हो जाएगा वो? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड में क्या होगा? डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0 और नॉन इक्वल टू 0। जैसे मान लो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कर दिया मैंने, और ये था पिस्टन मूवेबल, हल्का सा पिस्टन था ये। जैसे ही नीचे बर्नर लगाया, पिस्टन ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए? ऊपर जाएगा, गैस एक्सपेंड कर जाएगी। तो पहले जहां 2 लीटर ऑक्यूपाई करती थी, अब 5 लीटर करेगी फॉर एग्जाम्पल। तो डेल्टा वी कितना आएगा? 5 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। फिजिक्स में भी पढ़ोगे तुम लोग, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ ली क्या फिजिक्स में? चलो फिर काम ही आएगी तुम्हारे को। एग्जाम्पल लिखना, नॉन रिजिड का एग्जाम्पल लिखना। बलून ले लिया, बलून। बलून समायरा कैसा है बलून? रिजिड या नॉन रिजिड? नॉन रिजिड, नॉन रिजिड, नॉन रिजिड। खुल नहीं रखा, बिल्कुल लेके आया नीचे दुकान से, बलून लेके आया, फुलाना शुरू कर दिया, रिजिड होगा? रिजिड होगा, नॉन रिजिड ही होगा। मैंने उसमें फूंक मारी, जैसे पहले बिल्कुल इन्फ्लेटेड बलून है, बिल्कुल खाली पड़ा है, जब मैं फूंक मारूंगा तो उसमें उसका वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, तो मतलब वॉल्यूम चेंज नॉन जीरो है। तो एग्जांपल लिखो बलून, पहले सही बता रहे तुम लोग। तो बलून कैसा है? नॉन रिजिड है। मूवेबल पिस्टन भी कैसा है? नॉन रिजिड, मूवेबल, मूवेबल पिस्टन, मूवेबल पिस्टन। इसका कोई एग्जांपल लिख लो, रिजिड का भी लिख लो। हाँ ऐसा लिख लो कि क्लोज कंटेनर, क्लोज्ड कंटेनर। जो ऊपर से खुल ना सकता हो, खुल गया तो चेंज हो गया काम। अगली बाउंड्री होती है एडियाबैटिक। चलो आगे, इतना लिख लिया, सबको समझ में भी आ गया, कोई जल्दबाजी तो कर ही नहीं रहे। अब लिखो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री। एक होती है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बाउंड्री वर्सेस एक होती है डायथर्मिक, डायथर्मिक। ये वर्ड मिलेगा नहीं थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें, मतलब केमिस्ट्री में, पर फिर भी ये समझेंगे तो ये भी समझ लेंगे।
एडियाबैटिक का मतलब होता है ऐसी बाउंड्री विच डू नॉट अलाउ हीट एक्सचेंज, विच डू नॉट अलाउ हीट एक्सचेंज। थर्मस वाली। हाँ, थर्मस वाली, बिल्कुल। जो हीट को सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में आने ही ना दे, वो कौन सी बाउंड्री है? एडियाबैटिक बाउंड्री। तो इसको सिंपली लिख लो, नो हीट एक्सचेंज विच डू नॉट अलाउ हीट एक्सचेंज, आई हीट को किससे दिखाएंगे? क्यू से। क्यू से दिखाएंगे हीट को, तो चेंज नहीं हो रहा, तो क्यू इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल्स। हालांकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परफेक्टली एडियाबैटिक हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आज गर्म पानी करके रखा था, अगले साल निकालूंगा गर्म ही मिलेगा। कुछ ना कुछ तो हीट लॉस हो ही जाएगा, 24 घंटे नहीं होगा, 48 आवर्स में तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे लिख लिया एडियाबैटिक बाउंड्री विच डू नॉट अलाउ हीट एक्सचेंज। अगर सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा सकती तो सराउंडिंग से सिस्टम में भी नहीं आ सकती। अगला लिखो डायाथर्मिक, विच अलाउज हीट एक्सचेंज, इट अलाउज हीट एक्सचेंज। हाँ, इसका मतलब अगर एक्सचेंज हो रहा है तो क्यू 0 होगा, नॉन 0 होगा? क्यू नॉन 0। बढ़िया। इसमें कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए या इंसुलेटर? कंडक्टिंग, तो मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। एग्जाम्पल, जो भी नॉर्मल पानी की बोतल्स में मेटल यूज हो रहा है, पानी की बोतल मत लिख देना वहां पे, मेटल लिख देना, मेटल। एग्जाम्पल लिख देना, मेटल्स, जिंक, कॉपर, आयरन, कुछ भी। एंड देयर वेसल, मतलब जो भी उसके बर्तन है वो सब कैसे हैं? ऐसे नहीं होता। चैलेंज को तुम मत कर देना। अब अगला लिखो, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। ये टर्मिनोलॉजी चल रही है अभी। अब लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सिस्टम की, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज। तो इनको दो तरीके से बांटा गया है। पहला लिखो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस पे भी आऊंगा मैं दोबारा। पहले हेडिंग डालो अब, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम प्रॉपर्टीज में मैं दोबारा आऊंगा, पहले स्टेट ऑफ सिस्टम लिखो। स्टेट ऑफ सिस्टम, जैसे अगर आपको किसी की स्टेट बतानी है तो जैसे फिजिकल स्टेट बताई किसी की कि भाई उसकी हाइट इतनी थी, उसका वेट इतना था, उसका कलर ऐसा था, उसका वेट ऐसा था, कुछ भी अपीयरेंस पे बता दिया। मतलब किसी भी इंसान को बताने के लिए कुछ पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइन करते हैं। ऐसे ही अगर मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिस्टम के बारे में डिफाइन करना है कि सिस्टम के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो कैसे बताते हो? हाइट वेट तो बताने से रहा, तो क्या बताऊंगा? टेम्परेचर इतना था, प्रेशर इतना था उस टाइम, उसका वॉल्यूम इतना था, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इतनी पड़ी हुई थी। तो यही सब क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब व्हेन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डेफिनेट वैल्यू, व्हेन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव अ डेफिनेट वैल्यू, हैव अ डेफिनेट वैल्यू, जैसे कुछ भी हो सकता है, एनर्जी की कोई वैल्यू दे दी। द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सिस्टम, द कंडीशंस
the conditions of existence of system is known as state of system. सिस्टम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है इसको क्या बोलते हैं, किन कंडीशंस पे सिस्टम की एग्जिस्टेंस है, वो क्या है, स्टेट ऑफ सिस्टम। हो गया। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल वही प्रेशर टेम्परेचर ये सब। एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, काइनेटिक एनर्जी इतनी है जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, उसके पास इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी को दिखाएंगे इसमें इंटरनल एनर्जी को तो यू से दिखाएंगे, उसके चेंज को डेल्टा यू से दिखाएंगे। इंटरनल एनर्जी यू है। एंथैल्पी, एंथैल्पी तो पढ़ाया हुआ है, एंथैल्पी को दिखाते हैं एच से, एटसेट्रा। तो यही सब क्या है, स्टेट डिफाइन करते हैं किसी सिस्टम की। होगा, ठीक है। अब लिखो स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस, इसमें से भी जो मैं हर एक चीज पढ़ूंगा वो दो तरीके से आप बाइफरकेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। या तो वो स्टेट फंक्शन होगा या फिर पाथ फंक्शन होगा। पहले मैं लिखवा रहा हूं स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। लिखवाना क्या है पहले मैं समझाता हूं तुम्हें। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज जो सिर्फ इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पाथ क्या फॉलो किया गया है। पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी रास्ते से आपने पाथ फॉलो किया उससे कोई डिपेंडेंस नहीं है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि नीचे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आना है, नीचे से आया ऊपर इस फ्लोर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। एक बार मैं आया सीढ़ियों से, ये बिल्डिंग थी, ये यहां पे खड़ा है, ठीक है। यहां से आया ऊपर, वो प्रोग्राम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। मैं कहता हूं ये सीढ़ियों से आया था, सीढ़ियों से, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, mgh ही होगी। स्टेयर से आया था, अब आ गया लिफ्ट से, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, mgh ही रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क W की, वर्क डन, किस केस में इस बंदे ने वर्क ज्यादा किया होगा, स्टेयर से चढ़ने में ज्यादा काम किया होगा और लिफ्ट में कम काम किया होगा। वर्क डन स्टेयर्स विल बी ग्रेटर देन वर्क डन लिफ्ट। ये तो बात पक्की है ना। तो इसमें तुम्हें दोनों फंक्शन तुम समझ सकते हो। वो फंक्शंस जिसको पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लिफ्ट से या रस्सी टांग के या पैदल आ कैसे भी कर, वो कैसे हैं, स्टेट फंक्शन। वो फंक्शन जिनको पाथ से फर्क पड़ता है वो कैसे फंक्शन है, पाथ फंक्शन। तो लिखो स्टेट फंक्शंस। व्हेन वैल्यूज ऑफ सिस्टम when values of system are independent of path followed, independent of path followed and only depends upon initial and final state, initial and final state and initial and final state, these are known as state functions। वो हो गया बस। when values of system are independent of path followed and only depends upon initial and final state,
इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल्स, ऑल्सो नोन एज स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स। क्या बात है, टिकाई नहीं है क्या? एग्जाम्पल, अच्छा अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है सिर्फ, तो मैं अगर मुझे चेंज निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकता हूं ना। तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल सकता हूं। अभी यहां पे हम पढ़ेंगे एक और, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, अभी पढ़ेंगे, अभी सिर्फ लिख लो एटसेट्रा। बेसिकली जितने टाइप की एनर्जी है ना, जैसे मैंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल दिया था, तो एनर्जीज के जितने भी एग्जांपल हैं वो सारे कैसे हैं, स्टेट फंक्शन। अगला लिखो पाथ फंक्शंस, पाथ फंक्शंस। पाथ फंक्शंस मैं लिख लो, दे डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड, दे डिपेंड ऑन they depend on path followed. Example, heat and work. वर्क तो मैंने बताया है, वर्क तो ऑब्वियस सी बात है, पाथ फंक्शन नहीं है। आप क्या रास्ता चुनते हो वो डिपेंड करवाएगा कि आपने कितना काम किया है। एग्जाम्पल हीट एंड वर्क एटसेट्रा। हीट भी ऐसा ही है, हीट भी पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती है, नहीं करती? एग्जाम्पल कैसे, क्या पता मुझे कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि ये ऐसा है इंट्यूटिव चैप्टर है, बच्चों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होता है, हाँ, जो रिलेट कर सकता है टीचर भी। हीट पाथ फंक्शन है, कैसे बताऊंगा? एक रोड को गर्म कर दिया, थंब पिंच, थंब पिंच क्या होता है? अच्छा वो जिससे, ठीक है, थंब पिन, उसको वैक्स के साथ एक मेटल रॉड पे चिपका रखते हैं, एक एंड से हीट किया, हाँ, तो एकदम तो सारी गिरेगी, हाँ, वो धीरे धीरे उसको गर्म करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, कंडक्शन होगी वो, मतलब अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हीट ट्रांसफर हो रही है। पाथ पे डिपेंड कैसे करती है? जैसे अब जैसे ये यही बात कह रहा है, लोहे की पूरी गर्म कर दिया सरिया, मैंने उसको हाथ ही लगा लिया, तो उसमें हीट ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगी, है ना। और दूसरा क्या है, हीट मैं उससे तभी भी ले सकता हूँ, जैसे लोडी पे बैठे हुए हैं, लोडी जल रही है, लकड़ी जल रही है, हीट लेने के तरीके तो कई है ना, कंडक्शन से भी आप हीट ले सकते हो। कंडक्ट का मतलब क्या है, आपको टच करना पड़ेगा। अब जरूरी थोड़ी है कि मेरी बॉडी को हीट नहीं मिल रही तो मैं उस जलती हुई लोडी पे जाके बैठ जाऊं, उसके पास भी बैठूंगा तब भी तो हीट रेडिएट होगी ना। तो डिपेंड करता है पाथ फॉलोड पे, हीट तो दोनों में ही मिल रही है, लेकिन अगर मैंने दूसरा पाथ चुन लिया कि मैं तो भाई उसको पकड़ूंगा ही अब, तो फिर मेरे को ज्यादा हीट भी मिल सकती है। तो हीट और वर्क कैसे हैं, पाथ फॉलोड है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड करते हैं। चलो अब लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, रिपीट पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज फिर से लिख लेते हैं एक बार, लिखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। पहली थी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरी थी एक्सटेंसिव। मैं दोनों में फर्क बताता हूं तुम लोगों को। वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं वो तो है एक्सटेंसिव, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं वो कैसी हैं, एक्सटेंसिव। जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती वो कैसी हैं, इंटेंसिव। एक्सटेंस का मतलब हो गया कि ज्यादा,
ज्यादा मतलब तुम समझ जाना कि मैटर पे डिपेंड कर रही हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही हैं, और इंटेंसिव वो है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं कर रही। ये कमरा लिया मैंने फॉर एग्जांपल, और इसमें एसी चल रहा था पूरा, मतलब एक यूनिफॉर्म मैंने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, इतने एसी लगाए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने 20 डिग्री मेंटेन करके रखा हुआ है। इस कमरे को मैंने काट दिया हाफ में, ठीक है, हाफ में काट दिया इस कमरे को। एक बात बताओ, वॉल्यूम फर्क पड़ेगा? कमरे का वॉल्यूम पड़ेगा, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। मैं कहता हूं हाफ में काटा था तो जो 20 डिग्री था टेम्परेचर मेंटेन करके रखा था, जब आधा काटूंगा तो इधर का 10 डिग्री हो जाएगा, उधर का भी 10 डिग्री हो जाएगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। ये भी 20 रहेगा, वो भी कैसा रहेगा? 20 रहेगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी तुमने देखी जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी, वॉल्यूम या टेम्परेचर? वॉल्यूम काटने के साथ आधा हो गया था, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर कैसा था? कांस्टेंट था, उसको फर्क नहीं पड़ता अमाउंट ऑफ मैटर पे। और देखो पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल पंप पे क्या लिखा होता है? हर पेट्रोल और डीजल की क्या लिखी होती है? डेंसिटी। मैंने डलवाया 100 रुपए का पेट्रोल, ठीक है, और रुद्रांश डलवाया 1000 रुपए का। वॉल्यूम किस में ज्यादा आया होगा? पेट्रोल का। 1000 रुपए के तेल में ज्यादा तेल डला होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि इसने 1000 का डलवाया तो इसको अलग डेंसिटी का पेट्रोल डाल दो, किसी ने 100 का डलवाया तो उसको अलग डेंसिटी का डाल दो। तो डेंसिटी कैसा है? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। शहद लिया, 1 चम्मच ले लो चाहे बहुत सारे चम्मच ले लो, जो डेंसिटी शहद की है वही रहेगी। तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। तो वो प्रॉपर्टीज जो मास या अमाउंट पे डिपेंड कर रही है वो एक्सटेंसिव, जो नहीं कर रही वो क्लियर है बिल्कुल एकदम। शाबाश, लिखो इसको। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड ओनली ऑन द नेचर ऑफ मैटर। क्या लिखे? एक तो इंग्लिश ही बड़ी मुश्किल लगती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, तुम्हें समझ तो आ गया ना, इंग्लिश तो लिखते रहना बैठ के। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड only on the nature of matter and do not depend upon quantity and do not depend upon quantity of matter। यही क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर। एग्जांपल लिखो प्रेशर, टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर तुम समझ सकते हो, अगर हाफ भी कर दूंगा तब भी प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। एक और लिख लो स्पेसिफिक हीट, तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है, तो जब इसको पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट को, इस पे ऐसे करके ना क्वेश्चन मार्क लगा लेना। स्पेसिफिक हीट लिख लो, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लो। जब स्पेसिफिक हीट पढ़ाऊंगा तब मैं तुमसे पूछूंगा कि अब इसको रख के बताओ ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तब तुम लोग बता दोगे। दूसरा लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज which depend upon the properties which depend upon the quantity or amount of matter, quantity or amount of matter। वो कैसी हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एग्जांपल मास, वॉल्यूम, बिल्कुल ठीक है। मास भी डिपेंड करेगा, मोल्स भी, अगर आपने अमाउंट ज्यादा ले लिया तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। एनर्जी,
एनर्जी भी ऐसा ही है, ज्यादा खाना खाऊंगा तो कैलोरीफिकली तो मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगी ना, ज्यादा कैलोरीज में टेक कर लूंगा। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी भी कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और वो फिर सारी एनर्जीज कवर कर लेगी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एटसेट्रा, सब कुछ कवर हो जाएगा उसमें। ये नहीं कि सर हमारी बुक में तो लिखा होता इंटरनल एनर्जी, आपने लिखवाया नहीं था। जब मैंने एनर्जी लिख दी तो वो सारी टाइप की एनर्जी है, इंटरनल हो, इंटरनल एनर्जी सारी, इंटरनल एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी तो हम डिफाइन करते हैं 1 मोल के लिए, वो तो फिक्स कर देता हूं मैं वहां पे, एंथैल्पी, सारी सारी एनर्जी आ गई इसमें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी जैसे इंटेंसिव में और एग्जांपल भी तो पढ़ा था जो इंपॉर्टेंट था, डेंसिटी। कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब तुमने इसको, डेंसिटी हो गया। एक बात बताओ, मोलैरिटी, मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन आता है, मोलैरिटी कैसा है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, इंटेंसिव है। मोलैरिटी, मोलैरिटी एक्सटेंसिव, रुद्रांश इंटेंसिव, मोल्स पे डिपेंड करती है, सोचने का नजरिया होना चाहिए बस। एक बात बताओ, मैं लैब में गया, ठीक है, या तुम लैब में गए, तुम्हें लैब में तुम्हारे टीचर ने दिखा दिया बर्तन पड़ा हुआ, उसके ऊपर स्लिप लगी हुई है 5 मोलर NaOH, क्या लिखा हुआ है 5 मोलर NaOH या 2 मोलर NaOH। उन्होंने कहा कि इसमें से 20 ml भर के ले आओ, तुमने 20 ml टेस्ट ट्यूब भर लिया या पिपेट कर लिया उसमें से, तो ऐसा है क्या कि अगर 20 ml कर लिया और दूसरे बच्चे ने 10 ml पिपेट कर लिया, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी? मोलैरिटी तो वही रहेगी ना, जो तुमने चाहे 50 ml रख लो, चाहे 20 ml पिपेट कर लो, चाहे 10 ml रख लो, मोलैरिटी चेंज नहीं होती। तो मोलैरिटी कैसी टर्म हुई? तो जनरली कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्वेश्चन आता है कि वो क्या है, बच्चे क्या करते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स हो गया तो बस एक्सटेंसिव कर दो, ऐसा नहीं है। लिखो यहाँ पे मोलैरिटी, और स्टार लगा के लिखो या अलग कलर से लिखो, जो रेड पेन वगैरह यूज करते हैं। फिर मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी कैसी हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट सारे। किसी ने बोल दिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट है इसका, ये जो बर्तन पड़ा हुआ है इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है कंसंट्रेशन, तो उसका 20 ml ले लोगे, वो भी क्या रहेगा, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, कैसा है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो प्रॉपर्टी है ना, कांच है जी, कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई भी वैल्यू है। अब चाहे छोटा कांच ले लो चाहे बड़ा कांच ले लो, वो क्या रहेगा, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम ही रहेगा। विस्कोसिटी, इंटेंसिव शायद लेके आया, अब चाहे 500 ml है या कितना भी है, विस्कोसिटी। तो ये सारी टर्म्स लिख लो। पीएच, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैसा है, इंटेंसिव है। HCl पड़ा हुआ है 1 लीटर, उसका पीएच बोल दिया सर ने कि हेमंत लैब में जाओ HCl ले आओ, 4 था उसका पीएच। अब मैं चाहे उसमें से आधा ले आऊं, उसका भी पीएच 4 रहेगा, चाहे 10 बूंदे ले आऊं, उसका भी पीएच क्या रहेगा, 4। तो पीएच भी क्या है, इंटेंसिव है। क्या थी, समझ नहीं आ रहा क्या, आ गया? और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताना, मास अपॉन वॉल्यूम। बढ़िया। मास खुद कैसा है, अरे तुम्हारा तो पेपर है, तुम लोग तो पढ़ चुके हो। मास कैसा है, मास अकेला तो एक्सटेंसिव है, ज्यादा ले लूंगा तो वो मास बढ़ जाएगा, कम लूंगा तो मास कम रहेगा, मास एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, ज्यादा चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ये भी एक्सटेंसिव है। हाँ, एक्सटेंसिव को अगर आप एक्सटेंसिव से डिवाइड करते हो तो जो प्रॉपर्टी आई डेंसिटी, ये कैसी है, इंटेंसिटिव, इंटेंसिव। सिमिलरली मोलैरिटी जो पढ़ रहे थे,
अब वो उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसा है? नंबर तो ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा लोगे तो नंबर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम भी कैसा है? अगर ज्यादा अमाउंट लोगे तो बढ़ जाएगा। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव की वैल्यू कैसी आ रही थी? इंटेंसिव। तो ये बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा सिस्टम। सिस्टम जो है वो किस टाइप का हो सकता है? ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। सराउंडिंग होता है सिस्टम, और सराउंडिंग को जो बांटती है वो बाउंड्री होती है। बाउंड्री रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है। रियल बाउंड्री रिजिड हो सकती है और नॉन रिजिड हो सकती है। रिजिड में डेल्टा वी क्या होता है? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। वॉल्यूम चेंज किस में होता है? नॉन रिजिड में वॉल्यूम चेंज होगा। नॉन रिजिड का एग्जांपल क्या है? बलून है, अगर उसमें हवा भरूंगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक एडियाबैटिक बाउंड्री होती है जिसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है। डायथर्मिक में क्या होता है? हीट एक्सचेंज हो सकता है। इसका एग्जांपल इंसुलेटिंग वॉल्स वाली थर्मस बॉटल जो है उसकी एडियाबैटिक बाउंड्री है। डायथर्मिक में क्या है? कोई भी मेटल ले लो, अब उसको हाथ लगा के देखो, कंडक्टिंग मटेरियल का होगा तो डायथर्मिक है। फिर दो तरह की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। लेकिन प्रॉपर्टी से पहले क्या पढ़ लिया कि सिस्टम की स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं। कुछ वेरिएबल्स हैं स्टेट वेरिएबल्स, जैसे मोल्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जो किसी सिस्टम की अवस्था के बारे में बताते हैं कि उसमें इतने मोल पड़े हुए हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, उसमें प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है। तो ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। क्या रास्ता आपने चुना था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पोटेंशियल एनर्जी, सीडी से आओ, रस्सी से आओ, रास्ता कुछ भी पकड़ो, mgh रहेगा, लेकिन वर्क डन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो कैसे हैं? मैं फोन तोड़ दूंगा, फोन लेने वाली तो बात ही अलग है। अंदर रखा करो भाई फोन। उसके बाद क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इंटेंसिव हो सकती हैं और एक्सटेंसिव हो सकती हैं। इंटेंसिव का मतलब वो जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, एक्सटेंसिव का मतलब वो जो अमाउंट पे डिपेंड। बस आज यही पढ़ा है, घर जाके रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अपने एग्जाम की तैयारी करो, खत्म।